सभी मित्रों को नमस्कार और सभी सिविल सेवा की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों को स्नेहिल प्रेम नवनाथ मिश्रा की तरफ से। आप सभी जो भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह खुशखबरी तो मिल ही गई होगी अब तक कि 2025 सिविल सेवा का नोटिफिकेशन 22 जनवरी को जारी हो जाएगा और इस 22 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी के बीच में आपको अपने फॉर्म भर देने होंगे। साथ ही साथ आपको इस खबर की भी जानकारी लग गई होगी कि यह जो फॉर्म भरा जा रहा है यह केवल ऑनलाइन मोड में ही भरा जाएगा। साथ ही साथ 25 मई को इसकी परीक्षा की संभावना दर्शाई जा रही है, यानी प्री एग्जाम्स की। तो जो लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनका तो कॉन्फिडेंस लेवल काफी बूस्ट हो चुका होगा, किंतु नए लड़कों से निवेदन है कि फॉर्म भरते वक्त आप कुछ गलतियां ना करें, क्योंकि इस बार यूपीएससी जो 2025 का सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का नोटिफिकेशन जारी होगा इसमें कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। वे कौन से बदलाव हैं? अगर इन बदलावों को समझने में आप थोड़ा भी चूक गए तो विश्वास मानिए आपकी तैयारी चाहे जितनी ही बेहतर क्यों ना हो, आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि सही स्ट्रेटजी का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ आप में यह कला भी होनी चाहिए कि जो भी छोटे बड़े बदलाव हो रहे हैं उन बदलावों पर लगातार आपकी नजर पड़ती रहनी चाहिए बाज की तरह। तो कौन से हुए हैं बड़े बदलाव, इसको समझना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बदलाव की बात करेंगे तो यह जुड़ा हुआ है पिछले कुछ वर्षों से जो यूपीएससी एग्जाम्स में दो चार भ्रष्टाचार की खबरें सुनाई दी। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं कितनी पारदर्शी तरीके से होती हैं। इसके बाद भी पिछले कुछ वर्षों में कुछ अयोग्य विद्यार्थियों का चयन हो गया या अभ्यर्थियों का चयन हो गया, जिसका मूल कारण था उनके द्वारा लगाया गया फर्जी सर्टिफिकेट। तो पहला बदलाव इसी सर्टिफिकेट को प्रोसेस को लेकर के हुआ है। क्या कहा है केंद्र सरकार ने सर्टिफिकेट के लेकर जो बदलाव किए हैं, इसमें सबसे बड़ा बदलाव तो यह हुआ है कि केंद्र सरकार के ही सर्टिफिकेट मान्य होंगे, चाहे ओबीसी के हों, एससी एसटी के हों या फिर ईडब्ल्यूएस के हों। राज्य सरकारों का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। आपको पिछला उदाहरण तो याद ही होगा कि पूजा खेड़कर फर्जी ईडब्ल्यूएस और फर्जी ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा करके वह लड़की क्वालिफाई कर गई होगी। बहुत पुरानी घटना नहीं है, बिल्कुल नई घटना है और ताजी घटना है, इससे आप परिचित होंगे, जिसकी मां ने और जिसने रिवॉल्वर तान दिया था। खैर, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा बदलाव किया गया कि अब सर्टिफिकेट केंद्र सरकार का ही लगेगा। यानी कि किसी राज्य में अगर आप केंद्र सरकार की लिस्ट में आप अनुसूचित जाति में हैं तो ही आप अनुसूचित जाति के कैटेगरी को फॉर्म में भरेंगे। राज्य सरकार के प्रमाण पत्र से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, राज्य सरकारें अपना अलग अनुसूचित जाति ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की घोषणा करती हैं और केंद्र सरकार के पास अपना अलग अधिकार है। क्योंकि भारत एक संघीय व्यवस्था है, इससे तो आप परिचित होंगे ही जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार का सर्टिफिकेट मान्य होगा। नेक्स्ट, ये तो हुआ पहला बड़ा बदलाव। फिर उसके बाद आता है दूसरा बड़ा बदलाव। जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वह किया गया है फोटो को लेकर के। क्या बदलाव हुआ है फोटो को लेकर? तो सबसे पहला बदलाव तो यह हुआ है कि फॉर्म में जो भी आप फोटो लगाएंगे वह 10 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यानी नया खींचा हुआ तस्वीर, नई खींची हुई फोटो ही आप फॉर्म में लगा सकते हैं। फिर इसमें जुड़ा हुआ दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो फोटो आप फॉर्म में लगाएंगे उसमें किस क्राइटेरिया का इस्तेमाल करेंगे। कि जो आपकी तस्वीर होनी चाहिए, अगर आप देखेंगे तो उसमें 3/4 हिस्सा फेस का होना चाहिए और 1/4 हिस्से के में पूरी बॉडी होना चाहिए। उसमें बना होता है ना जहां पे फॉर्म है, उसमें फोटो जहां आपको चिपकाना है, तो उसमें ध्यान रखेंगे 3/4 जो पार्ट है वो आपके फेस का होना चाहिए, बॉडी 1/4 में होनी चाहिए। ये चीज फोटो खिंचवाते वक्त आप ध्यान रखेंगे। कई लड़के अगर देखेंगे पुराने दौर में क्या होते थे, ऐसी फोटो डालते थे, बॉडी तो बड़ी होती थी और चेहरा बहुत छोटा होता था। तो चेहरा स्पष्ट होना चाहिए, बॉडी भले ही कम स्पष्ट हो। तो फोटो में इस बात का ध्यान रखेंगे, 3/4 फेस और 1/4 बॉडी का। फिर इसमें जो बड़ा बदलाव किया गया है वह क्या किया गया है,
इसी फोटो में ही अगला बड़ा बदलाव किया गया है कि जो भी फोटो आप प्री एग्जाम्स के फॉर्म भरते वक्त लगाएंगे फॉर्म पर, वही सारी फोटोज आपको संभाल के रखनी होगी। मेंस में भी वही लगेंगे, और जब आप वाइवा या इंटरव्यू में उपस्थित होंगे तो उस दौरान भी आपके पास वो तस्वीरें सुरक्षित होनी चाहिए, वो फोटो सुरक्षित होनी चाहिए। बहुत ही कैजुअल और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, एक प्रोफेशनल के तौर पे नहीं बल्कि एक बड़े भाई के तौर पर या मित्र के तौर पे समझा रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, उन फोटोज को आपको संभाल कर रखने होंगे मेंस के लिए और वाइवा के लिए। नेक्स्ट, फिर अगली चीज क्या कही गई है इसमें कि जो आपके फोटोज होंगे उसमें जो आपकी तस्वीर आई है वह चेहरे का बदलाव, उस चेहरे का बदलाव नहीं होना चाहिए मेंस तक। जैसे उदाहरण के तौर पर सपोज दैट कि अगर आपने क्लीन शेव में फोटो खिंचाया है तो वाइवा के दौरान भी कोशिश करें कि क्लीन शेव रहे। यदि आपको अपना बाल लगवाना है, मान लीजिए मैं टकला व्यक्ति हूं, मैंने आईएएस का फॉर्म डाल दिया और बीच में जा करके मैं बाल लगवा लूंगा, तो ऐसी परिस्थिति में मेरी पर्सनालिटी जो लुक है, फिजिकल लुक, पर्सनालिटी नहीं फिजिकल लुक की बात कर रहा हूं, उसमें परिवर्तन दिखाई देगा। ऐसा परिवर्तन करने से बचें वरना आपको हो सकती है समस्या। तो फोटो से लेकर के ये बदलाव हुए। फिर हम वापस चलते हैं उसी सर्टिफिकेट वाले पर कि जैसा कि मैंने बताया कि सर्टिफिकेट केंद्र सरकार का ही होना चाहिए। तो इसमें एक बात और कही गई है कि जो सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा, वही पूजा खेड़कर वाली कहानी को देख करके वह वेरिफिकेशन 2 बार किया जाएगा। यह भी एक बड़ा बदलाव है। पहली बार इसका वेरिफिकेशन होगा जब आप मेंस का फॉर्म डालेंगे तब, यानी प्री क्वालिफाई कर जाएंगे तब। उसके पश्चात अगला इंटरव्यू के बाद इसका जो है फिर से वेरिफिकेशन होगा जब आप आईएएस बनने के लिए जा रहे होंगे ट्रेनिंग एकेडमी में, उसके पहले। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 2 बड़े बदलाव समझ में आ गए होंगे। फिर क्या तीसरा बदलाव है, अगर हम तीसरे बदलाव की बात करें तो यह हुआ नहीं है, और यह सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा था कि क्या मेंस एग्जाम से ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया जाएगा। पिछले कुछ सालों से यह एक विवाद का अच्छा विषय बना हुआ है और कई कोचिंग संस्थाएं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर ही लगभग लगाम लगा चुकी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान रखिएगा, यूपी पीसीएस से जब ऑप्शनल समाप्त हुआ था तभी से यह विवाद उभर के सामने आया कि क्या इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम से या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं से भी ऑप्शनल बाहर होगा सिविल सेवा से। तो इस पर विराम लगाता हूं, अभी इस पर कोई भी बड़ा निर्णय नहीं आया है। यानी इसका अर्थ है कि 2025 में आप अपने ऑप्शनल को लेकर के भी अलर्ट रहें और तैयारी करते रहें। और जहां तक संभावना है कि 1-2 साल में ऐसे कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह बात समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ मैं आपसे यह भी कहूंगा कि जो विद्यार्थी या प्रतियोगी पिछले कुछ सालों से सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंगों में तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद भी उनका रिजल्ट नहीं निकल रहा है, या जो लड़के कोचिंगों में तैयारी करने के बाद भी बेस लेवल भी क्लियर नहीं हो चुका है, ऐसे विद्यार्थी अपने मेंस के एग्जाम्स को लेकर के ज्यादा दुखी ना हो। उनमें नवनाथ मिश्रा के द्वारा आपको बड़ी मदद की जाएगी पर्सनल लेवल पे, बशर्ते इसके लिए कुछ शर्तें होंगी। पहली शर्त क्या है कि आप पूर्व में 1-2 प्री एग्जाम्स क्वालिफाई किए हो। दूसरी बड़ी शर्त है कि यदि नहीं क्वालिफाई किए हैं, एग्जाम्स दिए भी हुए हैं प्री का, तो आपके जो पेरेंट्स हो सिविल सेवा से जुड़े हुए अधिकारी हो या हायर जुडिशरी से जुड़े हुए अधिकारी हो। ऐसी परिस्थिति में इन लड़कों को व्यक्तिगत मदद की जाएगी। किस मामले में मदद की जाएगी? गाइडेंस प्रोग्राम, पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम के जरिए इनको सहायता दिया जाएगा। जैसे इनका एथिक्स, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी, सोसाइटी, सोशल जस्टिस कि जो मेंस की कॉपियां ये लिख रहे हैं, उन कॉपियों का ये मूल्यांकन मुझसे करवा सकते हैं। जैसे कि डिस्कस में क्या आंसर लिखा जाना है, फिर उसके बाद कमेंट में किस प्रकार से आंसर लिखा जाता है, एलुसिडेट में कैसे आंसर रखे जाते हैं, इसकी समझ ना होने की वजह से कई बार आप एग्जाम्स में गिर जाते हैं। दूसरी भी सबसे बड़ा कारण है मेंस में गिरने का कि प्रायः कोचिंग संस्थाएं अपने मुनाफे को देखते हुए कम उम्र के टीचर रखती हैं जो कि प्रायः आपसे 1-2 वर्ष सीनियर होते हैं, और उन लड़कों को खुद ही नहीं पता होता है कि मैं मेंस एग्जाम्स में किस कारण से फेल हुआ हूं। तो ऐसे टीचरों के द्वारा जब आप पढ़ाए गए हैं जो कि खुद ही एलुसिडेट, कमेंट, डिस्कस आदि के बीच में डिफरेंस नहीं जानते हैं, तो भी आपकी क्या हेल्प करेंगे। यदि आपके फादर सिविल सर्विसेज में है और वो भी मेरा
लेक्चर यह सुन रहे हैं तो उनको यह बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसी परिस्थिति में मेंस के जो बड़े सेक्शंस हैं, टफ सेक्शंस हैं, एस्से है, इन सब का मूल्यांकन मैं व्यक्तिगत तौर पे करूंगा, बशर्ते कि आप पीछे एक दो मेंस एग्जाम्स में बैठ चुके हों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब कंडीशंस एंड क्राइटेरिया आपको पता ही होगा। इसके अलावा वाइवा की भी आपको सपोर्ट की जाएगी, जैसे कि वाइवा के दौरान किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपके फादर सिविल सेवा में है तो उन विद्यार्थियों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहां पर प्रेफरेंस की बात कही गई है, पीछे कंडीशंस हैं कि यदि आप प्री को नहीं भी क्वालिफाई किए हैं 2-3 वर्ष पूर्व, तो वहां अनिवार्यता आपके फादर का सिविल सेवा में होना जरूरी है, या पूर्व अधिकारी रहे हो सिविल सेवा या हायर जुडिशरी के। तो आज मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देना चाहूंगा, फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इन कंडीशंस पे अभी एक अगला लेक्चर और बनाऊंगा जब प्री के एग्जाम्स, सॉरी, जो प्री के फॉर्म भर लिए जाएंगे उसके पश्चात।